नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स फाइनली छठी क्लास की एनसीईआरटी का ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है। और अभी तक जो हम लोग पार्ट 1 में जो कंप्लीट किए थे ये मतलब कि 1 से लेके 4 टॉपिक तक, दूसरा पार्ट में हम लोग 5 से लेके 9 तक कंप्लीट किए हैं और ये तीसरा पार्ट में जो है ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। गति और दूरियों का मापन यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का और एक एक करके हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्लो लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं 1.5x करके देख सकते हैं या फिर आप 2x करके भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन को रट लीजिए। एनसीईआरटी छठी से लेके 10वीं तक का जो एनसीईआरटी मैं आपको करवाऊंगा सभी को रट लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जो थ्योरी में पढ़ाया हूँ, जो नोट्स दिया हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, तो इस नोट्स को भी आपको रट जाना है ना। मैं पढ़ाया भी हूँ तो बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि यार यहाँ से मैक्सिमम नंबर आपका आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उस जो नोट्स दिया हूँ उसको करिए। एनसीईआरटी करवा रहा हूँ और कुछ जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊँगा, तो उतना कर लीजिए, सफिशेंट है। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं कहानी को। टॉपिक नंबर 10 से। चैप्टर का नाम ही है गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा फास्ट में कर पाऊंगा क्वेश्चन, जो कि 7वीं 8वीं 9वीं एनसीईआरटी 10वीं भी करना है। ठीक है। करें निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है। तो भाई आप सबको पता है कि लंबाई को मीटर में नापते हैं, बाकी यहाँ पे सब गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर या फिर युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे कह रहा है वाहन जो है, आप सबको पता है कि ये सरल रेखीय गति पे चलता है, आपको पता होना चाहिए। पंखा की अगर मैं बात करूँ तो पंखा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिखेगा। अच्छा कौन सा, अच्छा इसमें बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है। अगला कह रहा है यहाँ पे पंखा, तो पंखा की मैं बात करूँ तो ये जो है सर्कुलर मोशन में चलता है, और झूला की मैं बात करूँ तो ये जो है पीरियोडिक मोशन में, आप जैसे कह सकते हैं आवर्ती गति में चलता है। ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, गलत था। और तो सिर्फ एक सही है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है, जबकि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, तो ऐसे गति को हम लोग रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो उस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, वर्तुल गति। जैसे पंखा हो गया, घड़ी हो गया, मतलब घड़ी की सुई हो गया, कुम्हार का चाक हो गया, तो ये सब किसका उदाहरण है? वर्तुल गति का। मैंने आपको बताया। तो वर्तुल गति में कौन आ जाएगा यहाँ पे? ये जो है वर्तुल गति में, तो झूला, यहाँ पे झूला नहीं होगा इसमें, है ना। झूला मत टिक कर दीजिएगा। वहाँ पे पंखा भी, घड़ी और कुम्हार का चाका, मतलब कि आप साफ साफ देख रहे हैं भाई, कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ये मोशन कर रहा है। ठीक है। तो पंखा का क्या हो जाएगा ये। अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, सबका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दिया हूँ, पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। कह रहे कि ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, उस गति को आवर्त गति कहते हैं। और यहाँ पे आवर्त गति कौन सा हो जाएगा? तो झूला आवर्त गति हो जाएगा। आप देख सकते हैं उदाहरण में दिया भी है, जैसे देख सकते हैं, जैसे समान झूले, घड़ी के पेंडुलम, यहाँ पे गिटार के तार, ढोलक के पृष्ठ आदि, ये सब क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है और पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ दोबारा दूंगा, तो चूंकि ये स्टेटमेंट एक है और ये दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है ना। तो क्वेश्चन यहाँ तय कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन कौन सा गलत है, गलत इस बार छांटना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1790 है। ठीक है। ये 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि एक ही मीटर को जो है, यहाँ पे देखिएगा, एक मीटर को 100 बराबर कितने भागों में, तो यहाँ पे 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो जिसे हम लोग सेंटीमीटर कहते हैं। बिल्कुल 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का
100 cm बराबर कितना होता है भाई? 1 मीटर होता है। ठीक है, यही कह रहा है, जरा सा देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई 1 मीटर को, है ना, यहाँ पे 1 लिखिए, 1 मीटर को कितने 100 सेंटीमीटर से, सीएम है ना, 100 सेंटीमीटर से भागा देंगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा, 1 सीएम निकल के आएगा, यही कह रहा है। ठीक है, आशा करते हैं भाई आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, सीधे तौर पे कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है, डायरेक्टली गलत है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, सॉरी पहला, यहाँ पे पहला सही था, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो गलत आपको छांटना है, तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि पहला और दूसरा कथन सत्य है कि तीसरा गलत है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? ये 10 मिलीमीटर होता है, ना कि 20 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको बताइए। अगला चैप्टर ही है फ्रेंड्स आपके सामने, प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कह रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है दर्पण बनने के लिए? तो भाई उसमें दर्पण बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसमें सिर्फ परावर्तन का जरूरत पड़ता है, रिफ्लेक्शन का जरूरत पड़ता है, विवर्तन और अपवर्तन का जरूरत पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। दर्पण बनने के लिए परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का जरूरत पड़ता है। आइए देख लेते हैं, आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। करें कि दर्पण प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन, इंग्लिश में से रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, का कारण होता है। अपवर्तन और विवर्तन के लिए इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यही कह रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति वस्तु को देख पाता है। कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति है और वस्तु को अगर देखेगा तो किस आधार पे देखेगा? तो आप सबको पता है ये व्यक्ति है ना, और मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, सपोज दैट जो है यहाँ पे कोई मैं वस्तु बना दिया हूँ, है ना, तो ये वस्तु जो देखेगा तो पहले प्रकाश जो पड़ेगा तो यहाँ पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, है ना, इस वस्तु पे पड़ेगा, उसके बाद प्रकाश उसके आंख पे जाएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़े तो आंखों की तरफ आता है प्रकाश। ठीक है, पहले वस्तु पड़ने के बाद तब उसके बाद आंख के पे आता है और वस्तु को देख पाते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, बहुत, और कई बार हम लोग ना आसान क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं, और ऑप्शन में देख सकते हैं किस तरीके का ऑप्शन दिया गया था। अगला चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। करें कि निम्नलिखित कथनों में से गलत आपको छांटना है। 4 ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे जो 51 का है ना, 51 का सी हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे बी बता दिया हूँ, क्या सी हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा, इसका बी है, 50 का आंसर बी है, 51 का सी हो जाएगा। ये देख लिए आप लोग, यहाँ पे ये 51 का ये है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु आंखों पर आता है। मैं वस्तु से आंखों पर आता है प्रकाश, प्रकाश जो है वस्तु से आंखों पर आता है, जो चीज़ मैं आपको समझाया हूँ डायग्राम से। चलिए क्वेश्चन है 52 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन गलत है। आइए, और प्रकाश के संदर्भ में ही दिया होगा, सॉरी ये विद्युत परिपथ है उसके संदर्भ में दिया होगा। तो कह रहा है कि जब प्रकाश के पथ में जो है कोई, अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। अरे भाई उल्टा बोल दिया है। अब मान लो कि ये प्रकाश है, इधर से आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश सपोज इधर से आ रहा है, यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु अगर कोई आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे अपारदर्शी वस्तु आएगा तो ये प्रकाश को तो घेर लेगा इसका, तब यहाँ पे क्या करेगा भाई, छाया बना देगा, है ना। तो छाया बन जाएगा, ये बोल रहा है कि छाया नहीं बनेगा, तो गलत है। ठीक है, तो ये तो सीधे तौर पर कह रहा है कि भाई छाया नहीं बनेगा, छाया बन जाएगा। और अब यहाँ पे पारदर्शी वस्तु होता तो प्रकाश तो आगे निकल जाता, तो छाया बनता ही नहीं, तो उल्टा बोल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, और यही आंसर हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए इसका सोल्यूशन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ उसका एनालिसिस। जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, अन्य सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो ये गलत था, गलत ही आपको ढूंढना था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी विद्युत चालक का उदाहरण है। विद्युत चालक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत चालक का उदाहरण क्या होगा, थर्मोकॉल, वायु। तो भाई देखो, वायु अगर हवा की मैं बात करूँ तो ये विद्युत का चालक नहीं है। अगर विद्युत का चालक होता तो सभी लोग करंट से मर जाता, आपको पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली गलत है। थर्मोकॉल ये भी विद्युत का चालक नहीं है। लेकिन अगर मानव के शरीर की मैं बात करूँ तो ये विद्युत का चालक है। एक बार जो करंट लगता है तो कितना फास्ट में करंट लगता है, तो ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है मानव का शरीर। एल्युमिनियम की पत्ती ये तो है ही। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। तीसरा चौथा सही था, दूसरा तीसरा बोल देगा, तीसरा चौथा सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक होते हैं, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो देखिए डिफिनेशन कितना अच्छा, एकदम साधारण शब्दों में दिया है। आगे कह रहा है कि थर्मोकॉल और वायु विद्युत रोधक है, मतलब कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती और विद्युत का चालक है। मानव शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। ठीक है, विद्युत चालक तो आपने समझ लिया, जिसमें विद्युत प्रवाहित होगा। विद्युत रोधक में क्या होगा, तो जिसमें विद्युत यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो ये शब्द को पकड़िए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया गया है 3, और आपको चूज करना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। बिल्कुल अभी आपने देखा। तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उसे विद्युत रोधक कहते हैं। देखिए डिफिनेशन, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला जो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उससे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अरे यार, सेम चीज़ इसमें दे दिया है दोनों जगह। अब यहाँ पे तीसरा में बोल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों तो सेम था। तीसरा में बोल दिया कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत चालक। उल्टा बोल दिया, गलत हो जाएगा। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत रोधक, तो गलत बोल दिया। तो भाई ये दोनों सही हो जाएगा। दोनों हालांकि सेम ही चीज़ था, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है भाई, विद्युत बल्ब में क्या होता है आपको पता है भाई। इसमें स्विच तो होगा नहीं, सॉकेट तो होगा नहीं, डाइंग पिन तो होगा नहीं, फिलामेंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनल जो होता है ना उससे जुड़ा हुआ होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने में पर जो है यह फिलामेंट दीप्त हो उठता है, मतलब कि जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जलता है ये, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, कह रहा है कि दोनों में से कौन कौन से सही है। तो कह रहा है कि बंद विद्युत परिपथ, कह रहा है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होता है। अब यहाँ पे बंद विद्युत परिपथ का मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि स्विच एक जटिल युक्ति है। ठीक है, बिल्कुल, जो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है या अधिक करता है। नहीं भैया, स्विच का काम क्या होता है, विद्युत धारा को या फिर विद्युत प्रवाह को रोकना, है ना, रोकने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चैप्टर ही है हम लोग का, चैप्टर है चुंबकों के द्वारा मनोरंजन। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि मत पूछो, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही चुनना है। कौन कौन सा सही है ये चुनना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाके पेपर उठा के देखिएगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइट की मैं बात करूँ ना, मैग्नेटाइट ये प्राकृतिक चुंबक है। बिल्कुल, कह रहा है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल, जिस पदार्थ को चुंबक जो है आकर्षित करेगा, अपने तरफ खींचेगा, है ना,
या फिर अपने अपोजिट भगाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ। है बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव, अब यहाँ पे दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव में क्या होता है, परस्पर प्रतिकर्षित होता है। ये डायरेक्टली गलत है, उल्टा बोल दिया है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देख लेते हैं भाई पहला और दूसरा किस में सही है, तो बी में सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है, जाहिर सी बात है। और कह रहा है कि चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। कई बार ये ऑप्शन में रहता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता है उसे हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक चुंबक को दो ध्रुव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, प्रत्येक चुंबक को दो ध्रुव होते हैं। ये ध्रुव कौन कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं कह रहा हूँ असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि समान ध्रुवों पर परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो ये लाइन वहाँ पे उल्टा बोला था ना, और देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर तक पहुंचना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। चुंबकीय की मैं बात करूँ तो कोबाल्ट क्या है भाई, चुंबकीय है। मैग्राव की मैं बात कर लो तो मैग्राव जो है यूनान, आप सबको पता होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में रखा जाता है। मैग्नेटाइट की मैं बात करूँ तो ये प्राकृतिक चुंबक है मैग्नेटाइट। और अचुंबकीय कौन है, मिट्टी में चुंबक है नहीं तो अचुंबकीय है। तो आंसर क्या होगा, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कोबाल्ट चुंबकीय है, यूनान मैग्रेस, ये मैग्रस है प्राकृतिक चुंबक, मैग्नेटाइट, और मिट्टी जो है अचुंबकीय है। ठीक है, माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्रस नामक एक जो है गरीय के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। ये ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ गरीय के द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई, संभवतः मैग्रस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और यहाँ पे इस बार 4 स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, कौन सा कथन सही है देख लेते हैं, कौन कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक चुंबक की उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। अभी आपने देखा, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना जो है गुण खो देता है। बिल्कुल, अगर ऊंचाई से गिरेगा तो टूट फूट जाएगा, तो आप देख सकते हैं, तो खो देगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सफलतापूर्ण लटकाने पर चुंबक सदैव यहाँ पे देखिएगा उत्तर दक्षिणी दिशा में आकर रुकता है। मैंने आपको बताया ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जा सकते हैं। अब कैसे कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के कैसे बनाया जाएगा, अलग अलग आकार का होगा, अलग अलग आकार का होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, सी आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहे कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर दक्षिणी। चुंबक को गर्म करने पर जो है, चोट करने पर, ऊंचाई से गिराने पर इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो सदैव उसका सिरा जो है, एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुकता है। बिल्कुल सही है, इसलिए इन्हें क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकार में बनाया जाता है, एक ही आकार में नहीं। तो ये वहाँ पे गलत था, तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम लोगों का जल है। कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट पे आ गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देख लेते भाई। कह रहा है कि उपयुक्त में से किस कारणों या किन कारणों पर बर्फ युक्त जल भरे गिलास की बाहरी सतह पर जो है जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहे वाष्पन है, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है। तो संघनन के द्वारा ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। आप कभी बोतल में पानी रखे होंगे तो आपको दिखेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से किन कारणों से जो है बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जो है जल की छोटी बूंदें
एकत्रित होती है। गर्मी के मौसम में आप देखिएगा ना, प्लास्टिक के बोतल पे भी जो है ठंडा जल रखिएगा ना, ठंडा जल भी रखिएगा मान लीजिए, तो बोतल के बाहर जो है आपको इस तरीके से बूंदे बूंदे दिखाई देगा, ठीक है। तो किसके कारण होता है? ये संघनन के कारण ऐसा होता है, संघनन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? संघनन कहते हैं। और बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदे संघनन, जिसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, के कारण एकत्रित हो जाती है। और आप सबको मैं बता दूं कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं, है ना, आपको पता होगा। जब वायु किसी ठंडी पृष्ठ के संपर्क में आती है, मैं बोल रहा हूँ वायु किसी ठंडी पृष्ठ के संपर्क में आती है, तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर क्या हो जाता है भैया? संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, दोनों आप सबको मैं बता दूं, यह जो है वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। तो ये था लास्ट वाला, तो दोनों गलत था, बाकी संग्रहण सही था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। आप देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, और इस बार गलत ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्षा का जल एकत्र करने पर वर्षा जल यहाँ पे संग्रहण कहा जाता है। भाई कैसे वर्षा जल को एकत्र करते हैं? ये तो बिल्कुल सही है यार। अच्छा, क्या करना है क्वेश्चन में? कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा गलत है, नहीं है, है ना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो पहला तो ऑप्शन कह रहा है कि वर्षा का जल एकत्र करने पर वर्षा जल को जो है संग्रहण करते हैं। बिल्कुल, वर्षा जल को एकत्र करते हैं तो वो संग्रहण कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। ये भी सही है, तो दोनों तो सही है, तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। गलत इसमें है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि राइम ऑफ दी, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का सोल्यूशन क्या कह रहा है? 61 का ना, 61 का कोई सोल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, लिख दिया हूँ। कह रहा है कि दोनों कथन सही है। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा संग्रहण, जल संग्रहण जो है कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल जो है खारा होता है, इसलिए पीने योग्य जल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 62 का, कह रहा है कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दोबारा रिपीट करता रहा हूँ, राइट ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता है कौन है भाई? तो आंसर बी हो जाएगा। इसका नाम है एस.टी. कोलरिज है, इसका नाम एस.टी. कोलरिज। आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 ईस्वी में लिखी गई कविता जिसका नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। और इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक के करुण गाथा का जो है यहाँ पे उल्लेख किया है। और इस कविता की एक पंक्ति में है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला चैप्टर है हम लोगों का हमारे चारों ओर वायु। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन अगला इस चैप्टर का कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। बिल्कुल है भाई, वायु में अलग अलग गैस का मिश्रण होता है। कह रहा है कि इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं कौन कौन सा अवयव होता है, और 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कह रहे हैं कौन कौन सा सही है, आपको ये भी चयन करना है। तो कह रहा है कि वायु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल कण होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा भाई? सी इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों सही है। आइए देख लेते हैं
कह रहा है कि वायु अनेक गैसों का जो है मिश्रण होता है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस का भी मिश्रण होता है। आप सबको मैं बता दूं, मिश्रण का लगभग 99% भाग में ऑक्सीजन कितना होता है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं 20.95% और नाइट्रोजन 78.9% से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% है और कुछ अन्य गैस जलवाष्प और धूलकण होते हैं। कह रहा है कि इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है, आपको मैं बता दूं, इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है और इस बार कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है और इस बार 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई गतिशील वायु को पवन कहेंगे, क्या सही है भाई? बिल्कुल सही है, गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, वायु स्थान नहीं घेरती है भैया, वायु स्थान घेरता है। स्थान क्या करता है भाई? घेरता है, तो ये तो गलत बोल दिया। तो ये आपने देख लिए कितने अच्छे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। करे गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान घेरती है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है लेकिन देखा नहीं जा सकता है, वायु की परत जो पृथ्वी को घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ये कथन है और ये कारण है ना, तो देखते भाई क्या क्या सही है। तो कह रहा है कि जलीय प्राणी शोषण के लिए जल में घुली वायु को उपयोग करते हैं। बिल्कुल ये सही है ना, जल में घुली जो वायु होता है तो मछली सब क्या होता है, उसी से शोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प के कुछ अन्य गैस का मिश्रण है, ये बिल्कुल भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन देखो भाई ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि जलीय प्राणी शोषण के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। आगे कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का कुछ अन्य गैस है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे चारों ओर वायु। क्वेश्चन तो हो गया फ्रेंड्स, अब तो उसको नहीं करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है शायद, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। और निम्नलिखित, हाँ अच्छा ये भी 2 बार है ना, ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है, आइए देख लेते हैं 69 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, तो ऑक्सीजन हो जाएगा ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है और इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होता, ये भोजन को ये गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का जो है चूरा भोजन पीसने में केंचुओं की सहायता करता है, बिल्कुल ये जो है सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई केंचुओं किसानों का परम मित्र है, किसान का परम मित्र है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं, बिल्कुल। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष रचना होती है जिसे हम लोग गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। और अंडे की छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपिया समझते हैं ना भाई, सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर जो है यह भोजन को पीसने में केंचुए की सहायता करता है। आगे अगला पॉइंट जो कह रहा है कि लाल केंचुआ बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, इसके लिए नॉर्मल वातावरण चाहिए, जिन्हें अपने आसपास नमी
की आवश्यकता होती है। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और 4 स्टेटमेंट है और 4 में से कौन कौन सा सही है ये चूज करना है। तो कह रहा है भाई, जरा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, कागज को पुनः चक्रण संभव है। कागज को हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं ना, यह पुनः चक्रण के लिए उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि पौधे एवं जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर जो है, इस लाइन को समझिएगा, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही था, आंसर डी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। कह रहे कागज को पुनः चक्रण करना संभव है, इसमें उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इससे प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जबकि पौधे और जंतु अवशिष्ट की कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर जो है हानिकारक गैस निकलती है, बिल्कुल सही है। तो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग कौन कौन से दुष्परिणाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का हानिकारक तथा खाद्य पदार्थों का हानिकारक कैंसर कारक होना, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पशुओं की मृत्यु का कारण और शहरों में जल भराव और बाढ़। तो यहाँ पे इस लाइन को देखें ना कि भाई निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग अगर करेंगे तो ये सब तो होगा ही, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हम लोग बहुत खाते हैं, ये सब गलत है ये, क्योंकि गंदगी का कारण होता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं और ये गैस बहुत ही आप सबको पता है बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, आप सबको पता है। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जो है जानवर की जो है लालच में थैली सहित जानवर क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं, उससे जानवर की मौत हो जाती है, बिल्कुल सही है। और कह प्लास्टिक की थैलियों में शहर के नाले व सीवर बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, बाढ़ का कारण बनता है। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हैं इसका कितना नुकसान था। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा और ये टॉपिक हम लोगों का पूरे कंप्लीट हुआ। 6ठी क्लास के एनसीईआरटी को हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अगला जो सेक्शन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सारे टॉपिक 7वीं क्लास के एनसीईआरटी को, हिस्ट्री का भी क्लास लगा दूंगा। तो पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को करेंगे, उसके बाद मेडिवल को करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा, उसके बाद पोल साइंस आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा। तो सारे सेक्शन को हम लोग लगातार कर लेंगे, है ना। और एनसीईआरटी करना जरूरी है, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवाना हो उसे बार बार देखिए। वीडियो को चाहे तो आप 1.5x करके कम से कम देखिए, ताकि जल्दी जल्दी में आप लोग वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।